बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार अक्रॉस RLC सर्किट। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों करंट और वोल्टेज कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स हैं, ये सर्किट AC सर्किट है, ये अगर तीनों यूज़ हो रही हों तो उस सर्किट में जो हमें पावर आउटपुट मिल रही है वो पावर आउटपुट कितनी होगी और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली हमने ऑलरेडी समहाउ जब हमने इंडिविजुअली जस्ट प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट्स पढ़ी थी, तो वहाँ हमने देखा था कि पावर हमें सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस मिल रही है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पावर जीरो मिल रही थी। लेकिन हमने वहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं की थी और जस्ट फिजिकल सेंस में हमने उसको समझा था कि क्यों हमें पावर जीरो मिल रही है। लेकिन आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसकी मदद से हम प्रूव करेंगे कि वाकई ही इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर आउटपुट हमें जो पावर मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी वो जीरो मिल रही है, जबकि रेजिस्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट पावर मिल रही है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई भी AC सर्किट है जिसमें ये कोई AC सोर्स लगा हुआ है वोल्टेज का और उसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर यूज होगी। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर की रिएक्टेंस मीन अपोजिशन दी है XL है, जबकि कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC है। और अब किसी भी टाइम T पे अगर हम कोई भी टाइम T है और उस टाइम T पे जो सोर्स है ये EMF सप्लाई करेगी नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, जिसकी वजह से करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट में। क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं सारे, इट मीन सब कंपोनेंट में से करंट सेम फ्लो कर रहा होगा। अब जो करंट फ्लो कर रहे हैं सर्किट में और जो EMF सप्लाई हो रही है ये क्या सेम फेज में होंगे या फिर आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये देखने के लिए हमने फेजर डायग्राम ड्रा करनी है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि फेज जो हमारे पास टोटल वोल्टेज होगी इस सर्किट की वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, अक्रॉस इंडक्टर और अक्रॉस कैपेसिटर तीनों वोल्टेज की वेक्टर सम के इक्वल होगी। और तीनों वोल्टेज का वेक्टर सम हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि रिजल्टेंट ऑफ VC एंड VI वो आ जाएगा VL माइनस VC लाइक क्योंकि ऑपोजिट इन दोनों के डिफरेंस जितना है सपोज करो ये यहाँ से ये वाला वेक्टर शो कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ बोथ ऑफ द VL माइनस VC। अब इसको उठाकर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ रेजिस्टर के ऊपर, तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग VR रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों मिलकर हमें रिजल्टेंट देगी वोल्टेज E जो हमारे पास नेट वोल्टेज है अक्रॉस दिस सर्किट। अब ये वोल्टेज हमें नजर आ रही है कि अगर ये जो केस है ये हमने XL ग्रेटर लिया हुआ है, XL इज ग्रेटर देन XC, तो वोल्टेज लीड कर लिया करंट को थ्रू अ फेज ऑफ phi। इफ अगर हम ऐसा लें XC इज ग्रेटर देन XL, तब हमारे पास जो डायग्राम बनेगी ये आ रहा है करंट, तो तब रिजल्टेंट जो VC ग्रेटर होगा XC के ग्रेटर होने की वजह से, तो रिजल्टेंट वोल्टेज इतना है। लेकिन रिजल्टेंट वोल्टेज के दरमियान तब भी ये बता रहा है कि दोनों के दरमियान फेज कितने अब भी फाइव। अल्दो अगर XC ग्रेटर होगा मीन VC अगर VL से ग्रेटर हो तो करंट लीड करेगा सर्किट में और वोल्टेज लैग करेगा, बट दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस सेम है। तो पावर में हमें जस्ट फेज डिफरेंस चाहिए रिगार्डलेस ऑफ दैट व्हिच क्वांटिटी इज लीडिंग द अदर। अब हम कहते हैं कि अगर वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस है phi का, तो एट एनी टाइम फ्रॉम दिस कंडीशन जो हमारे पास EMF है, EMF अगर किसी भी टाइम t पर E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t है, EMF का फेज ओमेगा t आ रहा है, तो करंट का फेज इस ओमेगा t से कितना पीछे आ रहा है phi, करंट का फेज EMF से phi जितना कम है।
तो फिर करंट का फेज क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हमने निकालनी है पावर, तो पावर होती क्या है, जब हम पावर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लाइफ का कोई भी मशीन है या कोई बॉडी है या कोई भी एजेंट है वो कितना वर्क करता है। सपोज करें कि हम एक सेम वर्क दे देते हैं मैन एंड मशीन, हमारे पास दो एजेंट के काम करते हैं। अब दोनों को हम वर्क दे देते हैं कि 1000 जूल आप वर्क करने, और मशीन को भी दे देते हैं कि 1000 जूल आप वर्क करने। लेकिन आदमी ये 1000 जूल आप वर्क करता है एक दिन में, और मशीन ये 1000 जूल आप वर्क करती है एक मिनट में। तो वर्क तो दोनों ने सेम किया, बट टाइम दे पाए कि मशीन ने वही काम एक मिनट में किया जबकि आदमी ने वही काम एक दिन में किया। तो इसका क्लियर मतलब यही है कि मशीन की पावर ज्यादा है, तभी उसने वही काम जो आदमी ने एक दिन में किया वो उसने एक मिनट में कर दिया। तो यहां से फिर हमारे पास पावर का क्या कंसेप्ट बनता है कि किसी भी चीज की पावर हमेशा हमें ये बताती है कि उसने कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम, कि कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम में, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो जब हम पावर को डिफाइन करते हैं तो हम याद रखें पर वर्क पावर वर्क टाइम होता है। अब हमें पावर कैलकुलेट करनी है इस सर्किट की, ठीक है, कि ये सर्किट कितनी पावर दे रहा है। अब ये पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें अगर वर्क का पता हो, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें पावर कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज क्या हम ये सप्लाई करते हैं ये, और फ्रॉम 0 टू t, वन कंप्लीट साइकिल के लिए हमें पावर आउटपुट कितनी मिलती है RLC सर्किट में टोटल टाइम t के लिए कैलकुलेट करते हैं। बट टाइम तो हमें पता है, हमें अगर वर्क का पता चल जाए तो इसी वर्क को हम टाइम t से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी कि इस टाइम t में कितनी पावर हमें मिली या फिर इस टाइम t में कितना वर्क हुआ। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज करते हैं कि स्मॉल टाइम ले लेते हैं कोई dt, स्मॉल टाइम dt में कोई वर्क हुआ dw, तो टोटल टाइम t में कितना वर्क हो गया, इंटीग्रेट करके स्मॉल टाइम सपोज करो टाइम इंटरवल dt अगर हमने तो dt में dw वर्क किया, तब हमारे पास पावर हो जाएगी dw/dt, और वर्क स्मॉल वर्क कितना हो जाएगा pdt। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम इस स्क्रीन को दोनों साइड इंटीग्रेट करें। इधर वर्क कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, 0 से टोटल वर्क w, और यहाँ कहां से कहां तक टाइम कितना रखने, 0 टू t फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अब पावर का तो हमें ऑलरेडी पता है कि पावर किसके इक्वल होती है, यहाँ पावर को डिलीवर कर रहा है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट के इक्वल होती है। तो पावर की जगह हमने वैल्यू लिखी वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, के यानी टाइम इंटरवल t वोल्टेज ये हमें मिल रही है, करंट I मिल रहा है, तो वोल्टेज E मल्टीप्लाई करंट I इंटू dt अपनी जगह। अब वोल्टेज और करंट की वैल्यू प्लेस करें कि वोल्टेज आपके पास किसी टाइम में ये थी और उस टाइम t में करंट आपके पास ये आया, तो दोनों की वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास वर्क के लिए इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों में देखिए E0 और I0, E0 एंड I0 आर टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। लाइक ये सपोज करो वोल्टेज के लिए है E0, तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, टाइम जो मर्जी हो इस साइकिल की पीक वैल्यू हमेशा E0 की रहेगी। और इस तरह करंट की पीक वैल्यू अगर करंट हमारे पास ये फ्लो कर रहा है तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइम इंटरवल कि जो मर्जी टाइम हो हमारे पास I0 चेंज नहीं होगा। I0 जितने मर्जी साइकिल इस करंट के लिए आ जाए उन सब साइकिल्स के लिए I0 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इट मींस I0 और E0 दोनों कांस्टेंट है, वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहे। तो इसको हम बाय ले लेते हैं E0 और I0 दोनों, अंदर हमारे पास बच जाएगा sin ऑफ ओमेगा t इनटू sin ऑफ ओमेगा t माइनस फाइव। अब ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये ओमेगा t सपोज करो अल्फा माइनस फाइव बीटा, तो बन के sin ऑफ अल्फा माइनस sin ऑफ
बीटा, जो कि इसके इक्वल होते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, और इस तरह फार्मूला ओपन किया और हमारे पास ये बन गया। अब साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, ये बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कास अल्फा फाई साथ है और दोनों को लाना से इंटीग्रेट कर दिया, और साइन ओमेगा टी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कास ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इनटू साइन फाई। बट यहाँ देखिए कास फाई और साइन फाई इनमें टाइम नहीं आ रहा, ये भी दोनों टाइम इंडिपेंडेंट, तो टाइम के लिहाज से ये चेंज होगी, इनमें फाई आ रहा है, तो फाई टाइम के लिहाज से कांस्टेंट रहेगा। लाइक अगर हम इनिशियल टाइम लेते हैं दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस फाई है, अगर यहाँ कुछ टाइम गुजरने के बाद देखें तो तब भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाई होगा, और जिस टाइम हम मर्जी लेते सपोज करें वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो गया, करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो अगर इन दोनों के दरमियान ये फेज डिफरेंस फाई आया तो जिस टाइम आप मर्जी लेते तो आपके पास फाई बी एंगल आएगा जो टाइम इंडिपेंडेंट, इसलिए हम कास फाई और साइन फाई को भी इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, कास फाई भी इंटीग्रेशन से बाहर, साइन फाई भी इंटीग्रेशन से बाहर। अब ये टू मैंने यहाँ इसके साथ इसलिए डिवाइड किया, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आ गया 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2, डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले कि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 माइनस कास 2 थीटा मीन थीटा का डबल 2 थीटा बाई 2, ठीक है, याद रखिए कोई रूट फार्मूला है, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, और यहाँ कास थीटा साइन थीटा मीन कास ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब इसको मैंने फार्मूला बनाने तो इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई भी किया और 2 को डिवाइड कर दिया। अब 2 कास थीटा साइन थीटा हमारे पास बन जाता है साइन ऑफ 2 थीटा मीन डबल एंगल आइडेंटिटी, और ये जो 1/2 है ये साइन फाई के नीचे डिवाइड, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा मीन 2 कास थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होते हैं। अब इसको इंटीग्रेट किया मैंने, यहाँ 1/2 2 को भी बाहर ले गया कास फाई बाई 2, ठीक है, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, तो 1 dt इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई dt इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारे पास क्या हो जाएगा dt माइनस कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, बट साइन 0 जब टाइम 0 पुट करोगे तब भी 0, जब टाइम t पुट करोगे तब 2 पाई साइन 2 पाई आएगा तब भी, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। यहाँ साइन फाई बाई 2 एज इट इज, बट साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड का हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा कास 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा के टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई और फैक्टर को डिवाइड। अब देखो जब अपर लिमिट पुट करोगे कास 2 ओमेगा मल्टीप्लाई स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करोगे तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 0, तो मल्टीप्लाई स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करो टी से कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 4 पाई, तो कास 4 पाई हो जाएगा 1। इसी तरह जब टी की जगह 0 पुट करोगे तो कास 0 हो जाएगा, कास 0 पे होता है 1, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 1 0, तो इसका इंटीग्रल ये आएगा, और इसमें जब ये लिमिट पुट करोगे आंसर 0 आएगा, तो इसका भी आंसर 0। याद रखें हमने प्रीवियस टॉपिक एक में किया हुआ है। अब इन दोनों का आंसर आ गया 0, तो बचा हमारे पास cos फाई बाई 2 इंटू dt का इंटीग्रल t। अब ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क फॉर हाउ मच टाइम, फॉर टाइम t कंप्लीट साइकिल। इस टाइम t को इधर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क पर यूनिट टाइम हमारे पास होता है पावर। इट मींस इस सर्किट से हमें पावर कितनी मिल रही है ये। अब ये जो 2 है इसको मैंने ऐसे लिख लिया रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2, तो हो जाएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल दोबारा हुआ है। लेकिन ये लिखने का फायदा क्या है कि PEMF डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इस तरह P करंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप करें, और cos
फाइंड द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एट एनी टाइम। अब ये हमारे पास पावर है। अब ये आपको क्या बताता है, अगर करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज लाइक रेजिस्टर के अक्रॉस जिस तरह होते हैं, फेज डिफरेंस फाई 0 तो cos 0 1, तो हमारे पास पावर मैक्सिमम आ जाएगी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट है। अब अगर इंडक्टर के अक्रॉस रहेगी तो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ मीन करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज कितना होता है, π/2 के वोल्टेज लीड करती है करंट को, तो यहाँ आ जाएगा π/2 तो cos π/2 0 तो पावर आ जाएगी। इस तरह कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लेग कर रही होती है करंट से बाय एंगल ऑफ 90, तो cos 90 टेन पुट करो तो 0 तो पावर हमारे पास गेन आ जाएगी। अब यहाँ तक हमने समहाउ देखा भी था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारे पास पावर आ रही होती है, पावर आउटपुट सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस आ रही होती है और इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर हमें नहीं दिखती। और हमने एक और चीज भी वहां बताई थी कि पावर के लिए ईएमएफ और करंट दोनों का इन फेज होना जरूरी। वही वैल्यू ईएमएफ और करंट की पावर हमें दी जो आपस में इन फेज, अगर जो आपस में आउट ऑफ फेज है तो वो वैल्यू करंट और वोल्टेज के हमें पावर नहीं देगी। पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, फिर मैं यहाँ से बता दूं। देखो रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों ही फेज है तो हमें पावर मिली, इंडक्टर के अक्रॉस आउट ऑफ फेज है 90 का एंगल तो 0 मिली, और इस तरह कैपेसिटर के अक्रॉस आउट ऑफ फेज है 90 का एंगल तो अगेन 0। इसको हम समझते हैं क्या 0 क्यों है, लेकिन पहले ये समझो कि इन फेज होना क्यों जरूरी। आप ये फॉर्मूला वैसे जो लास्ट में ड्राइव करके मिला है, ये एंड स्टेप में भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे हो मैं आपको बता देखिए, पहले मैकेनिकल पावर आप समझिए तो इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर सपोज करें कि आपके पास ये बॉडी है या बैग है, आप में से इसको आपने ये स्ट्रिंग लगाई है और इसको यहां से आप खींच रहे अपनी कर विद फोर्स F, ठीक है, या ये समझिए कि ये फोर्स आप F लगा रहे हैं और ये इसको खींच। अब ये मतलब समझिए आप इसको रोड पे यूं खींच रहे हैं, आप ये चल रहे हैं, रस्सी हाथ में पकड़ी हुई और यूं आगे खींच, फोर्स आप किसके लागे लग रही है, फोर्स आपको लग रही है इस स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन ये बैग है या जो भी आपका सामान लगेज है ये इधर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड में, ये इधर जा रहा है इस लाइन, आप फोर्स इस लाइन पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स आप इस लाइन पे लगा रहे हैं, अगर यहां इस लाइन के अलावा कोई बॉडी है तो बैग उसको नहीं टकराएगा, ना ही उसको कोई बैग पावर ट्रांसफर करेगा। लेकिन बैग चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहाँ कोई आगे हर्डल आ जाए कि बैग जो उसको टकराएगा तो बैग समहाउ कोई पावर उसको ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब है इस लाइन के अलावा पावर नहीं है, पावर वेलोसिटी के अलावा। फिर हम कहते हैं कि अगर अभी फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, तो इट मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही पावर हमें किस डायरेक्शन में मिलेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। और फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस वेलोसिटी का रिस्पॉन्सिबल है, जिस फोर्स के कंपोनेंट की वजह से ये वेलोसिटी जनरेट हुई है, वो फोर्स का कंपोनेंट और ये वेलोसिटी दोनों पावर डिलीवर कर रहे हैं। अब अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस लाइन पे आएगा लाइन, इस लाइन पे कौन सा फोर्स का कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और एक इस लाइन पे आएगा F sin थीटा। अब देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ऊपर लगे एक यहाँ। अब इस डायरेक्शन में वेग वर्ग कितना होगा 0, क्योंकि वेग ऊपर गया ही नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो वर्ग होगा 0। तो पावर में हमें कितनी मिली कि कितना वर्ग हुआ यूनिट टाइम 0। इस डायरेक्शन में हम देखें तो वेग यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला, तो हमने कितनी पावर दी
तो हम कहेंगे कि जितना हमने एक यूनिट सपोज यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट 1 सेकंड में हमने टाइम किया, टाइम 1 सेकंड टाइम में हमने वर्क किया, तो यहाँ से यहाँ फिर हम कितनी पावर मानेंगे कि जितना वर्क एक यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है इतनी पावर। अब चूंकि वर्क यहाँ जीरो नहीं कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कर रखी है, और ये वर्क यहाँ कितना होगा कि वो फोर्स जिसकी वजह से ये वेलोसिटी जनरेट की है और बॉडी ने रिमूव किया, वो फोर्स का कंपोनेंट और ये वेलोसिटी दोनों जितना ये वर्क होगा पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास पावर बन जाएगी F cos थीटा इंटू V। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F डॉट V। ये मैकेनिकल पावर है, हमने कितनी पावर की क्या फोर्स का वो कंपोनेंट लाइक पावर भी हमें कैसे पता चले कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और उस बॉडी में वेलोसिटी जनरेट होगी, ठीक है, वो दोनों मिलकर बताएंगे कि हमने कितनी पावर उस बॉडी को दी, कि जितनी फोर्स हमने लगाई मल्टीप्लाई जितनी वेलोसिटी जनरेट हुई है, तो वो दोनों मिलकर हमें ये बताएं कि हमने इतनी पावर उस बॉडी को दी। लेकिन कौन सी फोर्स? वो फोर्स जो इस वेलोसिटी की रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस वेलोसिटी को जनरेट करे जो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में या इस वेलोसिटी की लाइन के नाम कौन सा कंपोनेंट है? cos। तो इट मींस cos इनटू वेलोसिटी। साइन तो ये वाली वेलोसिटी जनरेट नहीं कर, साइन तो अपवर्ड लगे और अपवर्ड की मूव नहीं कर, इसलिए इसकी वजह से वर्क होगा जीरो। ये कंपोनेंट पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर, सिर्फ ये कंपोनेंट का, ये मैकेनिकल पावर है। लाइन के मार्कर है, मैंने मार्कर पे फोर्स लगाई और कुछ वेलोसिटी इसने गेन की और यहाँ से यहाँ मार्कर चला गया, तो मैंने इसको कितनी पावर दी कि मैंने कितनी पावर दी, मतलब जितनी मैंने फोर्स लगाई और जितनी वेलोसिटी इसमें जनरेट हुई, इन दोनों के पैरेलल जितनी मैंने इसको पावर दी। अब यहाँ जब हम बात करते हैं क्या पावर किसके अप्रोच सेम एज इट इज, यहाँ एक क्वांटिटी है फोर्स और दूसरी क्वांटिटी है इसका, इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी जनरेट होती है और ये दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि हमने कितनी पावर की, फोर्स मल्टीप्लाई जितनी वेलोसिटी जनरेट हुई है दोनों मिलकर हमें बताएं कि हमने इस बॉडी कितनी पावर। यहाँ हम जब बात करते हैं तो यहाँ है वोल्टेज, मतलब चार्ज को मूव कौन प्रोवाइड? वोल्टेज। यहाँ बॉडी को मूव कौन प्रोवाइड है? फोर्स। और यहाँ फोर्स की वजह से क्या कौन सी क्वांटिटी बनी? वेलोसिटी। यहाँ वोल्टेज की वजह से मूव करेंगे चार्जेस और मोशन चार्जेस की क्या जनरेट करती है? करंट। तो इसका मतलब है कोई पूछे कि कितनी पावर है, तो हम कहेंगे वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट कितनी पावर। अब चूंकि एसी की बात हो रही है तो एसी में वैल्यू चेंज होती रहती है वोल्टेज और करंट की, 0 टू पीक, पीक टू 0। तो फिर जो हमारे पास एवरेज होती है वो रूट मीन स्क्वायर जितनी होती है तो हम इसको लिखते हैं a रूट मीन स्क्वायर इनटू i रूट मीन स्क्वायर ऑलमोस्ट एवरेज पावर, तो जो किसके इक्वल होती है e नॉट बाय रूट ऑफ 2 इनटू रूट ऑफ 2। क्लियर? और ये बात हमें मिली थी एसी सर्किट। बट अब आप कहेंगे अगर वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं, सपोज किसी एंगल फाई पे लाइन में कहते हैं कि करंट along दिस लाइन है और वोल्टेज along दिस लाइन है, इनके दरमियान फेज डिफरेंस है फाई, तो फिर मैं फाई को रिजॉल्व कर दूंगा along दिस एक्सिस। फाई का कंपोनेंट आ जाएगा e cos फाई और along दिस एक्सिस फाई का कंपोनेंट e sin फाई। अब सेम एज इट इज जैसे f sin थीटा कोई वर्क नहीं कर रहा, वेलोसिटी सिर्फ f cos थीटा की वजह से, तो इसकी वजह से पावर से यहाँ e sin थीटा ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा करंट, तो कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? e cos थीटा। तो इस वजह से e cos थीटा और करंट दोनों मिलकर हम क्या देते हैं? पावर। पावर फिर क्या आ जाएगी? e cos फाई इनटू करंट, तो पावर आ जाएगी e i cos फाई। और यहाँ AC में इसको हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इनटू cos फाई। अब हम कहते हैं
कि जब फेज 0 होगा तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी, जब इन दोनों के दरमियान फेज π/2 होगा तो पावर 0 होगी। तो एट एनी अदर फेज अदर देन 90 तो पावर किसके इक्वल होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट एंगल बिटवीन ई एंड आई। अब ये चीज तो मैथमेटिकली आपने यहाँ तक देखी कि इंडक्टर के ग्राफ और कैपेसिटर के ग्राफ में ये फेज 90 होता है, इसलिए पावर 0। लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, जब हम रेजिस्टर की बात करते हैं, सपोज करें कि ये आपके पास है एक रेजिस्टर और इससे क्रॉस ईएमएफ क्या होती है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। के वोल्टेज जो बढ़ रही है, जो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जितनी वोल्टेज बढ़ेगी इतनी एनर्जी चार्जेस को मिलेगी, इतना करंट बढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मीन जितनी ज़्यादा चार्जेस मूव करेंगे इस रेजिस्टर का क्रॉस, इतनी ज़्यादा कोलेजन होगी, क्योंकि रेजिस्टर अपोज करता है चार्जेस को, इतनी ज़्यादा कोलेजन होगी। तो कोलेजन की वजह से चार्ज इतनी ज़्यादा एनर्जी इस रेजिस्टर के क्रॉस वर्क करने के लिए यूज़ करेंगे, तो इतना ज़्यादा वर्क होगा पर यूनिट टाइम, तो इतनी ज़्यादा हमें पावर मिलेगी। लेकिन ये पावर हमें किस फॉर्म में मिलती है, रेजिस्टर के क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, प्योर रेजिस्टर के क्रॉस, लाइक आपकी हीटर की कॉइल आप देखें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें मिलती है, तो समहाउ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, थोड़ी बहुत लाइट भी होती है, बट मोस्टली पावर हमें रेजिस्टर के क्रॉस के फॉर्म में मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इलेक्ट्रिकल पावर आगे कन्वर्ट होकर हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन जब हम ये बात देखते हैं तो हम कहते हैं आई और ईएमएफ दोनों फेस मतलब सेम फेस में। जब ईएमएफ 0 हो तो इसका मतलब इसमें कोई करंट और कोई एनर्जी नहीं दी चार्ज उसको। ईएमएफ क्या होती है, ये कितनी एनर्जी मिली चार्ज। ईएमएफ जब 0 हो तो कोई एनर्जी नहीं मिली चार्ज को। अगर कोई एनर्जी नहीं मिली तो चार्ज मूव नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, तो कोई करंट नहीं बनेगा। तो उस वक्त करंट इज इक्वल, उस वक्त करंट नहीं बनेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, कोलेजन नहीं होगी, हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, पावर इज। यूं जी ईएमएफ बढ़ी तो यूं यूं कोलेजन करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, कोलेजन बढ़ेगी, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हमें पावर क्योंकि वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, पावर हमें ज़्यादा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडक्टर, अब इसमें आप अगर देखें तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है कि ये सपोज करें ईएमएफ है और ये करंट, क्योंकि दोनों सेम फेस में, तो वी मल्टीप्लाई आई दोनों पॉजिटिव में, तो हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव। जो पावर सर्किट में हमें दी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहाँ देखो आई नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, बट पावर क्या हो जाएगा, पावर होती है ए आई माइनस माइनस अगेन प्लस, तो पावर क्या आएगी अगेन पॉजिटिव। जो ये बताइए कि अगेन सर्किट ने हमें पावर दी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी। चाहे साइकिल पॉजिटिव चाहे साइकिल नेगेटिव, रेजिस्टर हमें पावर दे रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर कम हो रहा है। लाइक जब तक ये सर्किट में आपने रेजिस्टर लगाया और यहाँ से आप एनर्जी दे रहे हैं, सपोज 20 जूल दी, वो 20 जूल इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे कन्वर्ट करके हमें दे हीट की। जब आप इस रेजिस्टर को सर्किट में से निकालोगे, इस रेजिस्टर को सर्किट में से निकालोगे तो इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी होगी, क्या ये इतनी 20 जूल इसमें होगी एनर्जी, तो नो। क्यों, क्योंकि इसको जितनी एनर्जी थी इतनी एनर्जी इसने कंज्यूम करके आगे हमें दे पावर की फॉर्म, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, तो इट मींस इसके क्रॉस पावर आउटपुट पावर हमें मिलती है। बट जब हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो हम कहते हैं कि इंडक्टर में जो भी करंट चेंज होता है, सपोज करें तो यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके क्रॉस, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बनने की वजह से यहाँ ईएमएफ एस्टेब्लिश होती है। जो ईएमएफ हमारी ईएमएफ को अपोज करती है तो उसके खिलाफ वर्क करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होकर हमें नहीं मिल रही होती। तो डायरेक्ट हमारे सेंस में ये आता है कि इसके क्रॉस पावर हमें कितनी मिल रही है, क्योंकि किसी और फॉर्म में हमें एनर्जी नहीं देंगे। इट मींस जितना हमने वर्क किया वो वर्क इसके पास स्टोर है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो वर्क हमारे पास वो एनर्जी कितनी होती है 1/2 म्यू नॉट p स्क्वायर इनटू एरिया मल्टीप्लाई ये एनर्जी इसके पास स्टोर है। क्लियर? अब अगर इसमें ये एनर्जी सपोज करो अभी पॉजिटिव, तो दूसरी साइकिल में क्योंकि दूसरा साइकिल जो आएगा पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। एसी करंट, एसी में एयर टाइम अगर पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो इस तरह फील्ड बनेगा, तो दूसरी टाइम नेगेटिव साइकिल आ गया तो इसके ऑपोजिट फील्ड बनेगी। अगर अभी एनर्जी इसने स्टोर किया पॉजिटिव तो दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगा, तो इट मींस वो एनर्जी जो इसने स्टोर की है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव अब नेगेटिव, मतलब पहले जो एनर्जी इसने स्टोर की अब वो एनर्जी नेगेटिव, मतलब वो एनर्जी दोबारा इसने रिवर्स कर दी सर्किट। ठीक है, मीन सर्किट को देख आप इसको इस तरह समझ लें कि पॉजिटिव के लिए जब करंट बढ़ता है फ्लक्स बढ़ेगा तो ये एक्चुअली उसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा तो मतलब एनर्जी पॉजिटिव ये एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि जब अपोज करेगा तो हमें इसके खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करेगा वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी हमें नहीं देगा, इसी के पास रेजिस्टर ने वो एनर्जी हमें दे दी 12 हीट की फॉर्म। लेकिन जो ही ये करंट अभी देखो करंट अब डिक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा कम, लेकिन अब ये उसको पोज इस तरह करेगा तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है अब ये खुद वर्क कर रहे हैं उसको बढ़ाने में। ठीक है, हम वर्क ऐसे नहीं करके उसको बढ़ा रहे हैं, हमने इतनी एनर्जी दी लेकिन उसने इसमें ज्यादा करा, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए उसने ज्यादा की, मतलब इसके पास जो एनर्जी स्टोर थी अब वो एनर्जी इसमें दे नहीं सकती। बात समझे? अब इसी तरह नेक्स्ट साइकिल में कि एक हाफ साइकिल के क्वार्टर ऑफ साइकिल में जो हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल को क्वार्टर ऑफ साइकिल में अगर ये एनर्जी स्टोर कर दे तो नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में ये एनर्जी रिवर्स कर देते हैं सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह आपका समान तो इट मींस ये हमें एनर्जी कोई नहीं देता, जितनी एनर्जी इसने एक क्वार्टर में स्टोर की होती है अगले क्वार्टर में वो एनर्जी सर्किट को रिवर्स कर देते हैं। ठीक, तो आउटपुट हमें कितनी पावर में 0, किसी और फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करके वो एनर्जी हमें नहीं। इसका आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कैसे कि इसमें हमें पता है कि करंट और वोल्टेज क्या होता है कि इसमें वोल्टेज लीड कर रही होती है करंट को π/2 से। सपोज करें कि अभी आपके पास करंट 0 है, ये करंट लगा, अगर करंट 0 तो इस टाइम वोल्टेज इसके पास क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि वोल्टेज अभी करंट अगर 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम π/2 का वोल्टेज मैक्सिमम। जब करंट 0 हो जाएगा अब देखो ये करंट 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज 0, करंट दोबारा 0 हुआ तो वोल्टेज मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज अगेन 0। इट मींस ये आप चीज हम ऑलरेडी पढ़ा। अब बात करते हैं हम पावर की। देखो यहां से यहां तक देखो ये करंट क्या है, यहां से करंट यहां से यहां तक पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल है बट पॉजिटिव, और वोल्टेज का भी एक क्वार्टर साइकिल है बट क्या है पॉजिटिव। तो इस क्वार्टर साइकिल में जो हमें पावर मिलेगी वो क्या मिलेगी पॉजिटिव, क्योंकि ये क्वार्टर साइकिल की है मैं मल्टीप्लाई कर दोनों पॉजिटिव तो पावर हमें मिलेगी पॉजिटिव। ये सपोज करो हमें पावर मिली क्वार्टर साइकिल में पॉजिटिव, कि इस क्वार्टर साइकिल में इसने एनर्जी स्टोर की मैग्नेटिक फील्ड में, हमने इतना बार किया बैक किया मैग्नेटिक, लेकिन अगली साइकिल में देखो यहां से यहां करंट क्या है नेगेटिव, अगला क्वार्टर साइकिल
करंट पॉजिटिव और करंट हमारे पास पॉजिटिव। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ यहाँ से नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो पावर ई आर, पॉजिटिव बाई नेगेटिव माइनस, तो इस साइकिल में पावर क्या होगी? माइनस। तो नेट पावर देखो कितनी होगी? एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल के भी हाफ में जितनी पावर इसने स्टोर की, जितनी एनर्जी स्टोर की, तो उसके नेक्स्ट हाफ में इतनी एनर्जी माइनस का मतलब है साइकिल को वापस रिवर्स कर, नेट पावर हाफ साइकिल में होगी 0। अब इसके बाद देखो करंट भी नेगेटिव और ईएमएफ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव की पावर क्या है? पॉजिटिव। अब इसके अगला साइकिल आप देखोगे तो यहाँ से अब करंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वोल्टेज क्या है? यहाँ से आगे यहाँ तक नेगेटिव, तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब है एक कंप्लीट साइकिल में आपकी पावर कितनी? पहले क्वार्टर साइकिल में पॉजिटिव तो पावर ली, जितनी पावर ली दूसरे में नेगेटिव, इतनी पावर साइकिल को वापस कर। तीसरे क्वार्टर साइकिल में जितनी पावर यूज की इतनी पावर चौथे क्वार्टर साइकिल में वापस कर। 4 क्वार्टर साइकिल में पूरा कंप्लीट साइकिल बना, जो ये बता रहे हैं कि नेट आर एवरेज पावर कंज्यूम बाय दिस सर्किट इज, कि जितनी पावर इसने ली इतनी ही पावर वापस कर। क्लियर? आप इसको फिजिकली कैसे समझ सकते हैं? आपको अगेन बता देता हूं कि ये इंडक्टर है। सपोज करो कि अभी ये मेरी एक साइकिल है, अब इसका एक क्वार्टर साइकिल यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ अभी हम कहते हैं करंट बढ़, तो करंट बढ़ेगा तो डेल आई बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके इंक्रीज होने से फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज हो गया ना, तो ये इस फ्लक्स की चेंज को अपोज करेगा, मतलब ये सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल है, ये इसको चेंज अपोज करेगा, इस चेंज को उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ बैक ईएमएफ बन जाती है, उसके खिलाफ हमें वर्क, वो सपोज करो हमने कितना वर्क किया पर क्वार्टर ऑफ साइकिल पॉजिटिव, और इतनी पावर हमने इसको दी जो इसके अंदर स्टोर हो गई है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगले साइकिल में क्या होगा? देखो यहाँ से करंट अब क्या हो रहा है? डिक्रीज। करंट की डिक्रीज होने से अगेन फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज हो जो चेंज हो, लेकिन अब फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये डिक्रीज करने नहीं देगा, ये डिक्रीज होने नहीं देगा। अब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बनाएगा सपोर्ट करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। अब ये इस चेंज को अपोज कर रहे हैं, लेकिन अपोज करने का मतलब उसको इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम अब एनर्जी नहीं दे रहे, ये खुद ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बना के उस एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब अगले इस क्वार्टर ऑफ साइकिल में इसने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनाया कि उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक तरह से एनर्जी सर्किट को वापस कर रहा है। तो जितनी एनर्जी यहाँ इसने ली स्टोर की थी मैग्नेटिक फील्ड, इतनी एनर्जी नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ साइकिल में इसने वापस कर, एंड अगले क्वार्टर ऑफ साइकिल में जितनी एनर्जी ये लेगा स्टोर करेगा, और उस अगले क्वार्टर ऑफ साइकिल में इतनी सर्किट को रिवर्स कर देगा। तो वन कंप्लीट साइकिल में नेट पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 0, एवरेज पावर 0। क्लियर? अब यही चीज हम जब, अच्छा तो नेक्स्ट हमारे पास है पावर आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर। सपोज करें जब हम जनरल कैपेसिटर कोई भी आप सिंपल लेते हैं, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, अगर हम उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करें तो डीसी सोर्स से क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं होती, तो सपोज एक प्लेट पास दूसरे कनेक्टेड है दूसरी नेगेटिव से, तो हमारे पास क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे कंपाइल होंगे और नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पे। जो भी पॉजिटिव यहाँ आगे कंप्रेस होंगे तो नेक्स्ट इनकमिंग पॉजिटिव चार्जेस को ये रिपेल करेंगे, ये यहाँ आने नहीं देंगे। इट मीन्स हमें एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि ये सारे चार्जेस हम यहाँ स्टिक कर सकें, मीन हम वर्क करेंगे, हम एनर्जी देंगे और इस तरह यहाँ, और वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर लेंगे दो प्लेट्स पे। बट वो जो एनर्जी हमने दी यहाँ चार्जेस को कंप्रेस करने के लिए, वो एनर्जी अभी इसके पास स्टोर है और वो एनर्जी हमें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी नहीं, तो वो एनर्जी अभी इसके पास
तो m1/2 एप्सिलॉन r ई स्क्वायर इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जिस तरह हम रेजिस्टर के केस में पढ़े थे, जो हमने एनर्जी दी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेजिस्टर में हीट एंड लाइट और एनी अदर फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देखे, तो हम कहते हैं कि इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी, जो एनर्जी इसको मिली इसने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे दी। ठीक, हम कहते हैं हमें आउटपुट पावर मिली, बट एनर्जी को यहाँ भी हमने सप्लाई की, लेकिन वो एनर्जी आगे कन्वर्ट होकर हमें किसी और फॉर्म में नहीं मिली। तो हम कहते हैं अभी जो एनर्जी यहाँ स्टोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टैब्लिश होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एनर्जी स्टोर है। जब हम रेजिस्टर को सर्किट से निकाल के देखते हैं तो रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, ना एनर्जी स्टोर होती है। इट मींस जो एनर्जी हमने दी वो आगे उसने हमें दे दी, तो बाहर आउटपुट मिली। लेकिन कैपेसिटर को अगर अब हम इस सर्किट से निकालें तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर को जो एनर्जी हमने दी अभी कैपेसिटर के पास मौजूद है। अगर अगेन इस सर्किट को हम किसी रेजिस्टर या लोड के अक्रॉस कनेक्ट करें तो यही एनर्जी जो यहाँ हमने दी, ये एनर्जी अब इस लोड के अक्रॉस हमें मिलेगी, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लाइक ये कैपेसिटर बैटरी की तरह काम करेगा, मीन इसने एनर्जी स्टोर की और वही एनर्जी हमें लोड के अक्रॉस मिलती है, बट वो एनर्जी से सर्किट को वापस रिवर्स, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हमें कुछ पार्ट मिली और अगेन हमें लोड के अक्रॉस मिलती है, जो ये बता रहे हैं कैपेसिटर ने वो एनर्जी सर्किट को रिवर्स की। अब जब हम एसी की बात करते हैं तो एसी में चूंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ पल्स की फॉर्म में देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब सपोज करें कि अगर हम पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं तो पॉजिटिव साइकिल में इस पर पॉजिटिव चार्जेस कंप्रेस्ड होंगे और इतनी अमाउंट में यहाँ नेगेटिव। बट मसला ये है कि जो भी पॉजिटिव चार्जेस कुछ एक चला गया फिर नेक्स्ट वो रिपेयर करेगा, तो जाने वाले हर पॉजिटिव चार्ज जो हम यहाँ स्टे करने लेके जा रहे हैं उस पर हमें वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, और वो एनर्जी हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। अब वो एनर्जी किधर है, तो हम कहते हैं कि वो एनर्जी अभी सपोज करें इस पॉजिटिव पल्स के लिए जो एनर्जी हमने दी वो एनर्जी इसके पास स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, लेकिन जो ही नेगेटिव पल्स आता है तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव जब यहाँ से हम कोई पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं तो पॉजिटिव को ये रिपेयर कर रहे हैं और आने की कह रहे हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है सर्किट को इस पॉजिटिव पर वर्क करने, और वो एनर्जी भी इसके पास स्टोर है इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म। लेकिन जो ही दूसरा हाफ साइकिल आता है लाइक पोलैरिटी चेंज हुई है, पहले अगर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, सेकंड हाफ साइकिल में ये हो जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा। अब इधर से नेगेटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, अब नेगेटिव चार्ज को यहाँ हम अगर थोड़ी एनर्जी सप्लाई करें जितनी पहले दे रही थी, बट ये पॉजिटिव की तरफ खींचेंगे। ठीक, इसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। इस तरह समझ लो कि ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। अब और दूसरा केस ये है पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को अगर हम इसकी तरफ लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये इसको रिपेयर कर रहा है। तो वो फोर्स जो ये पॉजिटिव इस पर लगा रहे हैं उस फोर्स के खिलाफ हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी जब हम इसको आगे लेंगे। बट ये वाला केस जब हम देखते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचे, तो हम इसको इधर ही मूव करवा दें तो दोनों फोर्सेस मिलकर इसको खींचेंगे। इसका मतलब है अभी जो इस पे वर्क हो रहा है वो ये पॉजिटिव चार्ज पर है और हम सेम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब दोनों हम भी इस चार्ज को आगे पुश कर रहे हैं तो ये चार्ज भी इसको आगे खींच रहे हैं, तो नेट ये ज्यादा एक्सेलरेट होगा एज कम्पेयर टू आवर अप्लाइड फोर्स आर गिवन एनर्जी। तो ऐसे ही यहाँ होगा, हमने तो मतलब अब नेगेटिव हाफ साइकिल में हम एनर्जी को इतनी सप्लाई करेंगे जितनी पहले थी, बट ये वाली जो एनर्जी अभी यहाँ स्टोर हुई है पॉजिटिव चार्ज की, हमें ये अब इस जो अब नेगेटिव चार्ज आ रही है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ जाए, तो ये वो एनर्जी जो यहाँ स्टोर हुई वो अब मतलब इन चार्जेस पे वर्क करेंगे और इन चार्जेस को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब सर्किट में एक तरह से वो एनर्जी दोबारा कंट्रीब्यूट करें। जो एनर्जी पहले सर्किट के अक्रॉस सर्किट में इस कैपेसिटर को दी, अभी वही कैपेसिटर इस सर्किट पे वर्क कर मतलब वो वापस इसको रिवर्स कर, और ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ आके पॉजिटिव से मिलेंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे और नेट चार्ज अगेन इस पर जीरो हो जाएगा और नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा।
और यही साइकिल फिर यही काम नेक्स्ट साइकिल में होगा। इस साइकिल के दौरान अगेन एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी स्टोर करेगा, और इस साइकिल के दौरान अगेन जो एनर्जी यहाँ स्टोर है वो साइकिल को रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगी तो वर्क करेगी, और ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी, वर्क करेगी। एज ए होल चार्जेस को मूव घुमाने में इन्होंने वर्क किया और एक तरह से करंट में ये कंट्रीब्यूट करना। ये एनर्जी जो पहले दी हमने इन प्लेट्स को, कई एनर्जी इन्होंने इस इन प्लेट्स से वापस साइकिल को रिवर्स कर दिया। तो नेट पावर ने मतलब आउटपुट में हमें कितनी दी, कैपेसिटर के अक्रॉस नेट पावर हमें कितनी मिली? तो आंसर है 0। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव साइकिल में जितनी एनर्जी सपोज करो हम दी, नेगेटिव हाफ साइकिल में इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर ने वापस हमें कर दी। ठीक है, लेकिन जनरल जब हम बात करते हैं, चूंकि पास सिर्फ वोल्टेज की वजह से नहीं होता, तो पावर हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों की वजह से होता है। तो फिर दोनों को जब हम लेते हैं तो फिर क्वार्टर ऑफ साइकिल बनता है। हर क्वार्टर ऑफ साइकिल में, क्वार्टर ऑफ साइकिल का मतलब है कि चौथा हिस्सा एक साइकिल। अब ये पूरा कंप्लीट साइकिल है, इसमें 2 पार्ट आपको नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ और यहाँ से कट करूँ पूरे 4 पार्ट में, 1 2 हमारे पास ये एक पार्ट आ गया, और यहाँ से भी कट करूँ ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 पार्ट में एक साइकिल बनते हैं। तो मीन क्वार्टर ऑफ साइकिल में जितनी एनर्जी सर्किट लेते हैं उतनी एनर्जी सर्किट वापस ले लेते हैं। अब ग्राफिकल इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखें कि सपोज करेंगे हम ड्रा करते हैं ग्राफ इसका करंट और वोल्टेज के के बाद हमें पता है कि इसकी इक्वल होती है ERMS × I रूट मीन स्केयर वैल्यू का आधा पाई। ठीक है, और ये हमें पता है कि कैपेसिटर के पास करंट हमेशा वोल्टेज को लीड करता है फेज ऑफ पाई पर। पहले करंट फ्लो करता है, फिर उसके बाद चार्जेस जब यहाँ पहुंचते हैं तो तब यहाँ वोल्टेज स्टेब्लिश होती है। तो करंट लीड करे और वोल्टेज ले। तो या इस तरह कहूँ कि ये सपोज करो वोल्टेज है 0 पे, तो करंट है 90, तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को थोड़ा एंगल ऑफ पाई पर। अब आप ग्राफ बनाते सपोज करेंगे वोल्टेज को बनाते हैं, वोल्टेज ये यहाँ से यहाँ जाए और करंट में क्या बनेगा? जब वोल्टेज 0 है तो यहाँ वोल्टेज कितनी है? मैक्सिमम पाई बाय 2। यहाँ वोल्टेज पाई पे कितनी है? पाई। अगेन यहाँ 3 पाई बाय 2 पे क्या है? मैक्सिमम बाय नेगेटिव है। यहाँ अगेन 2 पाई पे वोल्टेज कितनी है? 0। और ये पूरा 4 पार्ट बन के एक साइकिल, तो मतलब ईच पार्ट रिप्रेजेंट द क्वार्टर ऑफ साइकिल। अब जब वोल्टेज 0 है तो करंट कितना है? 90 है, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम लाइक करंट मैक्सिमम। जब वोल्टेज 90 हो चुकी करंट 0 पे आ जाएगा 180, तो करंट की डायरेक्शन तो ये बनेगी। जब वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट 0 हो जाएगा। ये EMF और ये करंट। अब जब अगेन वोल्टेज 0 हुई तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और जब वोल्टेज अगेन मैक्सिमम हुई इस पॉइंट पे लाइक 3 पाई बाय 2 पे, तो करंट क्या हो गया? 0। अब इसको भी ये लाइन से शो कर, अब जब अगेन आपके पास वोल्टेज क्या जाएगा? 0 पे, तो करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक, अब अगेन वोल्टेज मैक्सिमम पे जाएगी तो करंट 0 पे जाएगा। बट हमें वो नहीं चाहिए। एक कंप्लीट साइकिल हमने देख लिया क्वार्टर। ईच दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्वार्टर ऑफ साइकिल। अब देखो हर क्वार्टर ऑफ साइकिल में हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में देखो कि करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 दोनों पॉजिटिव, तो VI पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, तो बात हमारे पास क्या बनेगी? पॉजिटिव V मल्टीप्लाई आएगा, ये बन गई हमारे पास प्लस। अब सेकंड क्वार्टर में देखो कि आपके पास वोल्टेज पॉजिटिव बट करंट क्या है? नेगेटिव। इन पाई बाय 2 से पाई पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे पास बात क्या बनेगा?
नेगेटिव। अब थर्ड क्वार्टर में देखो पाई से 3π/2 तक क्या है कि करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, पार क्या है पॉजिटिव। ठीक है। अब फोर्थ क्वार्टर में देखो 3π/2 से 2π तक वोल्टेज क्या है नेगेटिव, करंट क्या है पॉजिटिव, क्योंकि करंट लीड कर नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, पावर में क्या है नेगेटिव। अब देख लो क्या पार का ग्राफ क्या होता है कि पार पहले क्वार्टर ऑफ साइकिल में क्या आ रही है पॉजिटिव, सपोज करो पॉजिटिव आ रही है, इस पॉजिटिव साइकिल के लिए हमने इसमें वर्क किया और इतनी एनर्जी स्टोर, इतनी बार सर्किट से कैपेसिटर ने ली। दूसरे साइकिल में क्वार्टर ऑफ साइकिल में क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब है जितनी बार ली थी कैपेसिटर ने दूसरे क्वार्टर ऑफ साइकिल में इतनी बार वापस रिवर्स कर दी सर्किट। और थर्ड क्वार्टर ऑफ साइकिल में क्या रह अगेन पार ली वर्क हुआ और वो एनर्जी स्टोर हुई, कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कर दी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर ऑफ साइकिल में वही एनर्जी जो इसने स्टोर की थी वो वापस रिवर्स कर दी सर्किट। तो नेट पावर अगर पूछे तो आपके पास एक कंप्लीट साइकिल में इसके पास कितनी रहेगी, इसने यहाँ स्टोर की वापस कर दी, स्टोर की वापस कर दी, तो एक कंप्लीट साइकिल में नेट पावर या एवरेज पावर कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी होगी, कि एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल, क्योंकि एक क्वार्टर ऑफ साइकिल में जितनी पावर कैपेसिटर ले रहा अदर क्वार्टर ऑफ साइकिल में इतनी रिवर्स कर रहे हैं, फिर ले रहे फिर रिवर्स कर रहे हैं, तो एज ए होल एवरेज पावर इसके पास कोई स्टोर नहीं होगी। तो अगर एक क्वार्टर ऑफ साइकिल के बाद आप कैपेसिटर को निकाल लो सर्किट में से, तो जो पावर इसके पास स्टोर है वो स्टोर ही रहेगी। और वो देखने के लिए आप इसको इसके क्रॉस पे कोई लोड डिवाइस या रेजिस्टर लगा लो, तो वही बात ये वापस सर्किट को रिवर्स करेगा और इस लोड के क्रॉस आपको हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होकर मिलेगी। इट मींस कैपेसिटर पावर आपको नहीं देता, मतलब कैपेसिटर पावर सर्किट के लेके कंज्यूम नहीं करता, जैसे रेजिस्टर को पावर मिली आगे दूसरी फॉर्म में चेंज करके आपको दे दी, और जब आप सर्किट से निकालोगे रेजिस्टर को तो उसके पास कोई भी पावर नहीं होगी, क्योंकि वो पावर जो उसको मिली थी उसने अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको दे दी। बट इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस ऐसा नहीं होता, और ये जितनी पावर सर्किट से लेती है इतनी सर्किट को वापस कर देते हैं। ठीक है। और ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज पावर के अक्रॉस 0 होती है, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी मिलेगी। So that's it.